दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की तैयारी के लिए पीवाई क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। अपन डेली 30 क्वेश्चंस को लेते हैं, फिर उनको सुपर फास्ट तरीके से सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये अभी जो पेपर मैं सोल्व करने वाला हूँ ये 2018 एमपी टेट का है, जो कि आपके एमपी संविदा शिक्षक भर्ती 3 की तैयारी के लिए काफी कारगर साबित होने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर यदि आप और किसी टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी ये प्रश्न सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि एमपी टेट 2018 का पेपर काफी उच्च लेवल का आया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मंजिल मेरे नजदीक आती गई मेरा हौसला देखकर। इसी हौसले के साथ तैयारी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बांडुरा व्यक्तित्व के किस परिप्रेक्ष्य के प्रस्तावक थे? फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर इन्होंने इसके आंसर दे रखे थे, लेकिन मैंने इसको हाइड कर रहा बिकॉज आपका ध्यान सीधा आंसर की तरफ बढ़ते, आप प्रश्नों का सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। यहाँ पर प्रैक्टिस के उद्देश्य से मैंने इनको हाइड कर रखा। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऑप्शंस को देख लेना। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर उसके बाद 2 सेकंड या 3 सेकंड रुकने के बाद आंसर बताऊंगा और जरूरत पड़ने पर उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। अल्बर्ट बांडुरा व्यक्तित्व के किस परिप्रेक्ष्य के प्रस्तावक थे? तो अल्बर्ट बांडुरा व्यक्तित्व के किस परिप्रेक्ष्य के प्रस्तावक थे? आप सभी लोग जानते हैं इनके बारे में। तो ये सामाजिक संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य के प्रस्तावित थे। ठीक है, अल्बर्ट बांडुरा ने किस पे प्रयोग किया? गुणियों पे भी प्रयोग किया। ठीक है, और ये सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के प्रस्तावक थे। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पर अगर संज्ञानात्मक की सिर्फ संज्ञानात्मक विकास की बात होती तो यहाँ पर जीन पी आ जाता, और यहाँ पर अगर सामाजिक सांस्कृतिक आ जाता तो यहाँ पर अपन वाइगोत्स्की के साथ चले जाते। लेकिन यहाँ पर सामाजिक संज्ञानात्मक की बात हुई है तो अपन अल्बर्ट बांडुरा के साथ जाएंगे। तो इस तरह फर्स्ट ऑप्शन का फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन का फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, पहले का चौथा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। विभिन्न मानव समूह के बीच देखे जाने वाले अंतर सामान्य होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के मानव समूह के बीच में अपन बहुत सारे अंतर देखते हैं। तो वो सामान्यतः क्या होते हैं देख लीजिए फ्रेंड्स, चारों ऑप्शंस को। तो वो होते हैं सांस्कृतिक अंतर अपन सामान्यतः देखने को मिलते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक कल्चर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर, समावेशी शिक्षा की सफलता सबसे महत्वपूर्ण रूप से इस पर निर्भर करती है, यानी सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑन। तो किस चीज पे सबसे ज्यादा निर्भर करती है समावेशी सफलता शिक्षा? तो किस पर निर्भर करती है फ्रेंड्स? चारों ऑप्शन को एक नजर में देख लीजिए। तो वो है शिक्षकों के बीच अतिरिक्त बदलाव, शिक्षकों के बीच अतिरिक्त बदलाव। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा, यानी बीच बीच में शिक्षकों के बीच में अतिरिक्त बदलाव होता रहना चाहिए। ये समावेशी शिक्षा की सफलता की सबसे महत्वपूर्ण रूप में निर्भर करती है। तो ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। कोलबर और उनके सहयोगियों की मानना है कि नैतिक विकास में अवस्थाओं को 3 प्रमुख स्तर में विभाजित किया गया। कोलबर सीडीपी के अंतर्गत एक बहुत ही प्रमुख मनोवैज्ञानिक है। यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। इसके मैंने डिटेल्स वीडियो इसी चैनल पे साधना शिक्षा पे डाली हुई, आप लोगों ने अगर वो नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के अनुसार क्या पूछा है उस पर जाइए। तो कोलबर और उनके सहयोगी को मानना है कि नैतिक विकास में अवस्थाओं का 3 प्रमुख स्तरों में विभाजित किया गया। तो ठीक है, तो कोलबर के ने कितने 3 स्तर दिए हैं, लेकिन उसमें 2 उप अवस्थाएं ही हैं। तो 3 दूनी 6, तो हर एक अवस्था में 2 उप अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर यही नैतिक विकास में 6 अवस्थाओं को 3 प्रमुख स्तरों में विभाजित किया है। तो इसमें आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, यानी कोलबर्ग ने 6 अवस्थाओं को 3 प्रमुख स्तरों में विभाजित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों के बता भी देता हूँ किन उप अवस्था में आप इनको विभाजित किया है। जैसे कि पहला स्तर है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था,
कि इसमें उम्र क्राइटेरिया रहता है 4 से 10 वर्ष का। तो इसमें दो उपावस्थाएं हैं, जैसे कि पहली है दंड तथा आज्ञा पालन की अभिमुखता। इसमें बालक किसी कार्य अपनी नैतिकता का परिचय दंड से बचने के लिए करता है, ठीक है। और इसमें दूसरी उपावस्था रहती है आत्म अभिरुचि प्रतिमान, ठीक है। और दूसरी प्रमुख अवस्था है तो रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये इसमें उम्र क्राइटेरिया रहता है 10 से 13 वर्ष, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो इसमें उपावस्था जो है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, और दूसरा ये कि अच्छा लड़का या अच्छे लड़की अभिविन्यास। देखते हैं 10 से 13 वर्ष में किसी के बोलते हैं तुम अच्छा लड़का हो अच्छी लड़की हो, तो वो अच्छा नैतिकता डेवलप करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो उस कंडीशन की बात हो रही है। और फिर तीसरी मुख्य अवस्था है कि उत्तर रूढ़ि की अवस्था, ये 13 वर्ष से ऊपर की बात होती है। इसमें भी 2 उपावस्थाएं रहती है, जिसमें सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, और फिर सामाजिक अनुबंध करने के बाद फिर कुछ दिन बाद वो सार्वभौमिक नैतिक अवस्था, फिर उसको किसी और की जरूरत नहीं होता है, वो खुद ही नैतिकता को डेवलप करता है, उस पर विचार करता है, उस पर सुधार करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह कोलवर्ग की कुल 3 प्रमुख स्तरों में विभाजित किया, उसमें 2-2 उपावस्थाओं के कारण यहाँ पर इन्होंने यही पूछा नैतिक विकास में 6 अवस्थाओं को 3 प्रमुख स्तरों में विभाजित किया गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। विकास कभी नहीं रुकता, ये कथन निम्न सिद्धांत पर जोर देता है। जो डेवलपमेंट है वो कभी नहीं रुकता, ये किस सिद्धांत पे जोर देता है? तो ये देख लीजिए 4 ऑप्शंस को। बिल्कुल, विकास कभी नहीं रुकता, ये कंटिन्यूटी यानी निरंतरता के सिद्धांत पर जोर देता है। क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, ठीक है। 5 का 4th आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। कार, संगीत सीखना या कविता या गणितीय तालिका आदि को याद रखने के लिए कई बार अभ्यास और विभिन्न कार्यों तथा संचालनों के पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। कार चलाना या संगीत सीखना या कविता गणित तालीम करना, ये कुछ भी कार्य के लिए हमें अभ्यास की जरूरत पड़ती है। और अभ्यास बार बार करने को क्या नाम है, उसको पुनरावृत्ति भी कहते हैं, लेकिन वो एक निश्चित उद्देश्य के लिए करनी चाहिए। तो विभिन्न कार्यों तथा संचालन की पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। मानव अधिगम में इन मामलों में मस्तिष्क के संबंध में मजबूत या कमजोर होते हैं। क्या मानव मस्तिष्क जो थोड़ा उतना मजबूत नहीं होता, किसी को तो एक बार में याद हो जाता है, लेकिन किसी को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता, अभ्यास करना पड़ता, तब जाके अधिगम हो पाता है। तो इस स्थिति में थॉर्नडाइक के अधिगम का कौन सा नियम है? ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि थॉर्नडाइक ने टोटल कितने नियम दिए। 3 तो उन्होंने मुख्य नियम दिए और 5 गोल्ड नियम दिए, ठीक है फ्रेंड्स। 3 उन्होंने मुख्य नियम दिए और 5 गोल्ड नियम दिए। 3 मुख्य नियमों में अभ्यास का नियम, ठीक है, और तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर यही पूछा है कि बार बार प्रैक्टिस यानी पुनरावृत्ति आवश्यकता किस नियम के अकॉर्डिंग आती है, तो वो है अभ्यास का नियम। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा अभ्यास का नियम। फर्स्ट आंसर इज अ राइट आंसर। अगर फ्रेंड्स क्लास अच्छी लग रही तो आप खुद भी लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दें ताकि इससे हमें मोटिवेशनल मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। शैक्षिक मार्गदर्शन का कार्य है। शैक्षिक मार्गदर्शन का क्या कार्य है? द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल गाइडेंसेस। तो एजुकेशन मार्गदर्शन का क्या कार्य देख लीजिए एक नज़र में चारों ऑप्शंस को। शिक्षा का सर्वोत्तम लाभ देना, महान शिक्षकों को निर्देशन को समझाना, व्यवसायिक जानकारी देना, या छात्रों के बीच सामाजिक मेलजोल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा शिक्षा का सर्वोत्तम लाभ देना, यानी गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का सर्वोत्तम लाभ देना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन होता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। विद्यार्थियों के बीच विविधता का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका या विधि है। तो विद्यार्थी स्टूडेंट के बीच विविधता का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है या कौन सी विधि है, वो यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का है कि अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन सबसे बेस्ट विधि है, ठीक है, विविधता का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। किसी भी स्थिति का ऑब्जर्वेशन, उससे पता चल जाता है कि
किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और कितनी रिक्वायरमेंट और उसको कैसे करना है, यानी ऑब्जर्वेशन अवलोकन के माध्यम से विविधता का तय करने के लिए बेस्ट तरीका या बेस्ट मेथड होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। शेफलोक्योडल का अर्थ है, यानी शेफलोक्योडल का अर्थ क्या, शेफलोक्योडल का अर्थ क्या है? तो सिर से पैर, पूर्ण से आंशिक, सामान्य से विशिष्ट, केंद्र से परिधि। आप सभी लोग जानते हैं सिर से पैर की तरफ मानव विकास होता है, तो उसको अपन शेफलोक्योडल कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? बालक का विकास पहले सिर का होता है, फिर सिर से बढ़ते हुए नीचे की तरफ जाता है, यानी सिर से पैर की तरफ होता है, तो उसको अपन शेफलोक्योडल का अर्थ कहते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किसका सिद्धांत संस्कृति पर केंद्रित करता है जिससे एक बच्चा बड़ा होता है? Whose theory focus on the culture is which a child grow up in? तो किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत संस्कृति पे फोकस करता है? फ्रेंड्स आप बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर तो वो है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत भी दिया। जहाँ पर सामाजिक संस्कृति की बात हो जाए वहाँ पर वाइगोत्स्की को टिक कर देना है, क्योंकि वाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृति से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रिलेट करते हैं। तो ठीक है, तो किसका सिद्धांत संस्कृति पर केंद्रित करता है? वो वाइगोत्स्की का करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा केवल तभी खड़ा होता है जब शिक्षक कमरे में प्रवेश करता है, ना कि जब कोई छात्र या कोई अन्य वयस्क प्रवेश करता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? एक स्टूडेंट है वो तभी खड़ा होता है जब उसके टीचर उसके क्लासरूम में आती है, और उसके अलावा उसके कमरे में कोई बाहर से टीचर आए या कोई और सीनियर आए और उसके साथी समूह भी आए तो उससे कोई मतलब नहीं करता, उसके डजेंट मैटर है, उसका टीचर आता है तभी वो खड़ा होता है। तो वो अधिगम किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जाता है, यहाँ पर इस चीज़ को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है। तो वो है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, यानी उद्दीपक विभेदीकरण के कारण वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, वो उद्दीपीकरण में विभेदीकरण नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ उस उद्दीपक उस लक्ष्य की तरफ ही देख रहा है। जैसे कि उसके टीचर ने वो सभी बच्चे खड़े होते हैं तो वो भी उस कंडीशन में खड़ा होता है, लेकिन बाकी टीचर्स को आकर उसका उस दिशा में काम नहीं कर रहा है। तो ये होगा उद्दीपक विभेदीकरण के अंतर्गत, इस वजह से वो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक बुद्धि परीक्षण क्या होगा जब सभी संस्कृतियों के सामान्य अनुभव से संबंधित है? यानी एक बुद्धि परीक्षण क्या होगा जब इस संस्कृतियों के सामान्य अनुभव से संबंधित है? तो एक बुद्धि परीक्षण है जो कि सभी संस्कृतियों के सामान्य अनुभव उसमें इंक्लूड है और उससे संबंधित। तो कौन सा परीक्षण कहलाएगा वो? तो वो है संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। ठीक है, एक बुद्धि परीक्षण होगा जिसमें संस्कृति सामान्य में सभी संबंधित है, तो संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण कहलाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक बुद्धि परीक्षण में सामान्य जानकारी के ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्न करते हैं? यानी कि एक बुद्धि परीक्षण में सामान्य जानकारी के ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्न करते हैं? एक बुद्धि परीक्षण है, उसमें सामान्य जानकारी का मूल्यांकन करना और उसका ज्ञान का मूल्यांकन करना, तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न करते हैं या करना चाहिए, यहाँ पर वो चीज़ बताना। देख लीजिए चारों ऑप्शन को एक नज़र में। बूझ, सूचना, समरूप, कहावत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो वो है सूचना। इन्फॉर्मेशन वाले प्रश्न पूछना ही ज्ञान के मूल्यांकन के लिए, बुद्धि परीक्षण के लिए सबसे बेटर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सबसे वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य समस्या क्या है? यानी व्हाट इज द मोस्ट ट्रू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स? सबसे वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती है? तो फ्रेंड्स देख लीजिए चारों ऑप्शन को एक नज़र में और फिर आंसर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा? तो सबसे वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं ऑप्शन नंबर 3 होगा, 3 होगा। देख लीजिए इसको। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित कर सकती है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्रिकेट के खेल के दौरान किस प्रकार की बुद्धिमत्ता के उपयोग की जाने की संभावना। क्रिकेट में देखो फिजिकल एक्टिविटी होती है, यानी शारीरिक गतिविधियां ज़्यादा होती है। तो आप अब बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि क्रिकेट के खेल के दौरान किस प्रकार की बुद्धिमत्ता की उपयोग की जाने की संभावनाएं हैं। तो वो है शारीरिक गति संबंधी बुद्धिमत्ता। ठीक है, बुद्धि को 8 प्रकार से वर्गीकृत उसने हार्वर्ड गार्डनर ने किया था, ये सभी लोग आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इस तरह फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। रचनात्मक आकलन के अलावा एक अन्य प्रकार का आकलन है जो निर्देशात्मक सामग्री को पर्याप्तता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो वो कौन सा? एक रचनात्मक आकलन के अलावा भी एक आकलन है जो कि निर्देशात्मक सामग्री की पर्याप्तता के बारे में अपना अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो वो कौन सा आकलन है? तो वो अंतरिम आकलन यानी इंटीरियम असेसमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। समीपस्थ विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। अभी बायोगॉसी का डिस्कशन किया था और समीपस्थ यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया था? अगर प्रश्न इस तरह है तो वाइगोस्की ने दिया था। ठीक है, और यहाँ पर अब अकॉर्डिंग प्रश्न की तरफ जाते हैं। देखो वाइगोस्की के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से समझा रखा। ठीक है, कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, पार्ट ढांचा इसको फोल्डिंग क्या है, एम को किसे कहते हैं। ठीक है, ये पूरा डिटेल बता रखा है। लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन की तरफ से समझते हैं। यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिफर्स टू समिष्ट विकास के क्षेत्र संदर्भित करता है। तो किससे करता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? देख लीजिए एक नज़र में। तो शिक्षार्थी की सहायता के साथ और या उसके बिना क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा, यानी शिक्षार्थी सहायता के साथ या उसके बिना क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? इसमें बालक खुद से जितना कर सकता है और किसी और की हेल्प से जितना उसने किया, डेवलप किया, सीखा, उसके बीच की स्थिति को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी शिक्षार्थी जितना खुद से कर सकता था उससे अगर किसी और की हेल्प मिल गई, उसके द्वारा जो कार्य किया गया, तो उसके बीच की जो स्थिति रहेगी वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, बालक यहाँ पर है। ठीक है, वो खुद से इतना कर सकता लेकिन वो किसी और की मोर नॉलेज एंड अदर पर्सन की हेल्प मिलने से वो यहाँ तक पहुँच रहा है। तो जो यहाँ तक के बीच की स्थिति है वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है। शिक्षा शास्त्र का अध्ययन किस चीज़ में है? फ्रेंड्स देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो शिक्षा शास्त्र का अध्ययन शिक्षण विधियों में टीचिंग मेथड से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर राइट आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा आपका, शिक्षण विधि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। हैरी को हर दिन पहेलियों को हल करना बहुत पसंद है क्योंकि उसे पहेली की सुलझाना आनंददायक और रोमांचक लगता है। ये प्रेरणा एक उदाहरण है। यानी जो हैरी है उसको पहेलियों को हल करना बहुत ही पसंद है क्योंकि उसे पहेलियों को सुलझाना बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचिक आनंदकारी लगता है। तो ये प्रेरणा किस चीज़ का उदाहरण है? तो 19 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। ये अंतर्भूत है, यानी इनट्रिंसिक है, उसके अंदर से ही ये भाव जागते हुए ये अंतर्भूत है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कौन तर्क देता है कि किसी की मध्यस्थता अधिक सुव्यक्ति अधिगम में महत्वपूर्ण है? एक मनोवैज्ञानिक है जो कि तर्क देखते हैं। तो किसी की मध्यस्थता अधिक सुव्यक्ति अधिगम में महत्वपूर्ण है। अधिक सुव्यक्ति इम्पोर्टेंट है, अधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन से मनोवैज्ञानिक है इसी तर्क देने वाले, वो बताना है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, तो है वाइगोस्की। ठीक है, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग्स मध्यस्थता अधिक सुबक अधिगम में महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वाइगोस्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तरल और ठोस बुद्धिमत्ता के विचार को प्रस्ताव किसने रखा? यानी कि हु प्रोपोज्ड द आइडिया ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का प्रस्ताव
यानी तरल और ठोस बुद्धिमत्ता के विचार का प्रस्ताव किसने रखा, तो वो केटल ने रखा था। ठीक है, केटल, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर प्रश्न इस तरह भी पूछा जाए केटल ने किस प्रकार की बुद्धिमत्ता की बात की गई है, तो ये आंसर हो जाएगा तरल और ठोस बुद्धिमत्ता की उन्होंने बात की थी। यहाँ पर प्रश्न ये था कि तरल और ठोस बुद्धिमत्ता का विचार किसने प्रस्तावित किया, तो केटल ने किया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर और भी वैज्ञानिक है, गार्डनर ने बहुबुद्धि की बात की, गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बात की है। ठीक है, और स्टेनबर्ग ने सबसे पहले आईक्यू का जन्म किया था, आईक्यू की अवधारणा दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किशोरावस्था का अर्थ यानी एडोलसेंस मीन्स किशोरावस्था का अर्थ क्या है, काम करना। तो किशोरावस्था में तीव्र गति से विकास होता है, तो बढ़ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू ग्रो, बढ़ना किशोरावस्था का मेन अर्थ है। ठीक है, इसमें बहुत तेजी से विकास होता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, सारे विकास किशोरावस्था में बहुत तेजी से होता है, तो इसलिए किशोरावस्था का अर्थ बढ़ना लगा लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखो 23 नंबर क्वेश्चन कैंसिल कर दिया था। क्या था क्वेश्चंस, दुनिया की मूल श्रेणियों और गुणों के बारे में विश्वास है, तो ये एरर थी इसमें, तो इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। संगोष्ठी सिम्पोजियम एक प्रकार की है, यानी संगोष्ठी सिम्पोजियम एक प्रकार की है, तो क्या है संगोष्ठी, देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन को। वो विचार विमर्श विधि की है, डिस्कशन मेथड है। संगोष्ठी, जब संगोष्ठी होती है तो विचार विमर्श होता है, डिस्कशन होता है। ठीक है, तो संगोष्ठी सिम्पोजियम एक प्रकार की विचार विमर्श विधि है, डिस्कस मेथड है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 25 नंबर प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रमुख जोर है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक डेवलपमेंट के लिए प्रमुख जोर किस चीज़ पे, वो चीज़ को बताना है आप। शिक्षा, धर्म, बुद्धिलब्धि, सामाजिक परिस्थिति, चारों ऑप्शंस को देख लीजिए कौन सा बेटर है। तो इसमें ये सामाजिक परिस्थिति संज्ञानात्मक विकास में विशेष जोर है, सामाजिक स्थिति होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक जांच का उद्देश्य छात्रों को निम्न अवसर प्रदान करता है, जो द हेम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज द प्रोवाइड स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी, यानी वैज्ञानिक जांच उद्देश्य को छात्रों को निम्न अवसर प्रदान करता है, वो कौन से अवसर है। ठीक है, कौन से अवसर प्रदान करता है, वो ये 4 ऑप्शंस को देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चंस का। तो केवल संज्ञानात्मक प्रक्रिया, केवल अवधारणा का उपयोग करने के लिए, केवल समस्याओं करने के लिए कौशल, उपरोक्त सभी। तो वैज्ञानिक जांच छात्रों को उद्देश्य को निम्न अवसर प्रदान करता है, 4 अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, तो 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक जांच का उद्देश्य छात्रों को ये सारी चीज़ें प्रदान करना होता है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, केवल अवधारणा का उपयोग करने के लिए, केवल समस्याओं को हल करने के लिए कौशल, और उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चे को निम्न होता है, ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डिस्ग्राफिया हैज। देखिए अधिगम असक्तता से हर एक टीचिंग एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न आता है, इसको भी अपन ने बहुत अच्छे से कवर करा रखा है। अगर यदि आप लोगों ने नहीं देखा और आप लोगों को कहीं और से समझ नहीं आता, तो वहाँ जाकर साधना शिक्षा पे जाकर देख सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में इसको समझा रखा है। तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित होती है, लिखने संबंधी अवधान की बात होती है। इसमें बालक को लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो इसको एक शब्द में CTP की भाषा में डिस्ग्राफिया कहते हैं। जब बालक को गणितीय संबंधी सोल्व करने में आता है, तो उसको डिस्कैलकुली कहते हैं। ठीक है, और जब उसको पढ़ने संबंधी आती है, तो उस स्थिति को डिसलेक्सिया कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चे को निम्न होती है, तो वो है क्या होती है, यहाँ पर पढ़ने में, लिखने में कठिनाई। ठीक है, यहाँ पर लिखने में कठिनाई, डिस्ग्राफिया पूछा है, तो यहाँ पर लिखने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। परियोजना यानी परियोजना विधि अधिगम तकनीकी रूप से कहलाता है। लर्निंग बाय प्रोजेक्ट मेथड इज टेक्निकली नोन एज, यानी परियोजना विधि अधिगम की तकनीकी रूप से कहलाता है। तो क्या कहलाता है परियोजना विधि,
पर्याप्त अधिगम, प्रभावी अधिगम, प्रशासनिक अधिगम या व्यवस्थित अधिगम। तो क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए। तो वो आता प्रशासनिक अधिगम यानी ठीक है इंसिडेंटल लर्निंग। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की नंबर तरफ। 29 प्रश्न क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों के संबंध में असत्य है, यानी कि नीचे 4 बाल विकास के सिद्धांत दे रखे, इसमें से कौन सा सिद्धांत असत्य है, गलत है। मैं पहले भी प्रश्नों को सोल्व करने की टेक्निक्स में बता चुका हूँ कि जहाँ पर नोट आ जाए, लिस्ट आ जाए, इस तरह के शब्द आ जाए तो वहाँ पर अपने कान खड़े कर लीजिए, क्योंकि उस ऑप्शन में गलत होने की संभावना अपनी ज़्यादा हो जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन को देख लीजिए, इसमें से 3 सिद्धांत सही, एक सिद्धांत असत्य होगा बाल विकास के सिद्धांत में। ठीक है, पढ़ लीजिए। तो सीधे आंसर की तरफ बढ़ेंगे। विकास विशिष्टता से सामान्य की ओर बढ़ता है। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें गलत होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, विकास विशिष्टता से सामान्य की ओर बढ़ता है, जबकि विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्टता की ओर बढ़ता है। और बाकी 3 ऑप्शन दे रखे, देख लीजिए, वो सही है। विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर होता है। ठीक है, विकास सरलता से जटिलता की ओर जाता है, विकास ऊंचे से नीचे की ओर बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें इन्होंने असत्य पूछा था, तो क्या विकास विशिष्टता से सामान्य की ओर बढ़ता है, ये बात बिल्कुल असत्य है। विकास सामान्यता से विशिष्टता की ओर बढ़ता है। तो लास्ट प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। आमतौर पर बच्चे लिंग यानी स्टेरियोटाइप बनाते हैं। तो आमतौर पर बच्चे लिंग स्टेरियोटाइप बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो फ्रेंड्स देख लीजिए 4 ऑप्शंस को। तो विपरीत लिंग के नकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित करके, ये जो विपरीत लिंग है तो उनके नकारात्मक गुणों पर ध्यान कर बच्चे स्टेरियोटाइप बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपन ने यहाँ पर मोस्ट सुपर फास्ट तरीके से 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और बीच बीच में उनको एनालिसिस भी किया। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न पत्र आपके एमपीटेट 2018 का था और मैं यहाँ पर इसी तरह के प्रश्न पत्र ला ही रहा हूँ। ठीक है, और लगातार लाता ही रहूँगा। फ्रेंड्स, आपके ये एमपी संविदा शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एमपीटेट का ये पेपर है। और यदि आप किसी और टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये बहुत उच्च लेवल का प्रश्न पत्र है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने साधना शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक करके हमें मोटिवेशन अपना जरूर देते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।